डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज दिल्ली में गर्मी काफ़ी है और इसीलिए बाहर की जगह पर आज एक कनॉट प्लेस में एक हमारा और स्टूडियो है, तो वहाँ से मैंने कहा कि आज कहानी करते हैं ताकि थोड़ी गर्मी से भी बचा जा सके। लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले एक ज़रूरी आप लोगों से बात, वो ये कि कोरोना काल में आपको मालूम है बहुत सारे लोग परेशान, तमाम चीज़ें। अब ऊपर वाले का करम है, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही हैं। जो कोरोना संक्रमित के केसेस हैं वो भी कम हो रहे हैं, मरने वालों की तादाद भी कम हो रही है। हॉस्पिटल में शायद अब वैसी मारामारी ऑक्सीजन के लिए नहीं है, लेकिन अब भी दिक्कत है, क्योंकि अगर अब भी करीब करीब 2 लाख के आसपास केस रोज़ाना है तो ये बात चिंता की होती। ऐसे में बहुत सारे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है डोनेट कार्ड, जो तमाम ऐसे NGOs की मदद करता है जो कोरोना पीड़ित हैं, चाहे उनके लिए अस्पताल हो या फिर संस्कार के लिए शमशान हो, कब्रिस्तान हो, ऑक्सीजन हो, बहुत सारी चीज़ें जो इससे जुड़ी हुई हैं। तो इस वक्त हर इंसान दूसरे इंसान की मदद कर रहा है। डोनेट कार्ड भी इसी तरीके से कोशिश कर रहा है लोगों की मदद करने के लिए। तो आप में से जो भी चाहे डोनेट कार्ड के इस लिंक पर आप भी अपनी अपनी इच्छा से उसमें सहयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, ताकि इस वक्त हम एक दूसरे की मदद कर सकें। ये ज़रूरी भी है। तो क्या पता आपकी मदद से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल जाए, इस दुख की घड़ी में उन्हें कुछ सहारा मिले। तो डोनेट कार्ड, उसके लिंक पर जाकर आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपकी श्रद्धा हो, मन हो, आप मदद करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कल शाम अचानक, जो हम लोग पिछले कई दिनों से बात कर रहे थे, मैं असली कहानियां उससे पहले इस कहानी की बात करता हूं कि 4 और 5 मई को जो कुछ हुआ था उसमें एक वीडियो था, और वो वीडियो इत्तेफाक से सुशील कुमार ने अपने एक साथी से शूट करवाया था मोबाइल पे। वीडियो को शूट कराने का मकसद ये था कि उसमें पिटाई करते हुए दिखाएं और राइवल गैंग को और बाकी लोगों को उसको भेजें और बताएं कि देखो, अगर हमसे पंगा लोगे तो तुम्हारा भी आलम जो हश्र है वो यही होगा। तो इसलिए ये वीडियो शूट कराया गया था, और इत्तेफाक से सुशील कुमार का नाम इस पूरे इंसिडेंट में इसी एक वीडियो की वजह से पहली बार सामने आया दिल्ली पुलिस की नज़र में। क्योंकि जिस शख्स के पास ये मोबाइल था उसका नाम प्रिंस था। प्रिंस उसी रात पकड़ा गया, उसके पास ये मोबाइल मिला, मोबाइल में ये वीडियो मिला, और कहते हैं ये वीडियो करीब 10-11 मिनट का है, लेकिन अभी जो है वो 1-1.5 मिनट का ही लीक हुआ है। तो पहले उम्मीद नहीं थी कि ये लीक होगा, लेकिन कल लीक हो गया, और सभी चैनल पे आपने देखा होगा, क्राइम तक पे भी देखा होगा, वारदात में भी दिखाया हमने। तो इस वीडियो में साफ साफ सुशील कुमार हाथ में एक डंडा लिए हुए खड़ा नजर आता है, और बाकी बहुत सारे लोग हैं। जमीन पर 2-3 अलग अलग 2 हिस्सों में लड़के गिरे हुए हैं। शायद उनमें सागर धनखड़ है, मोनू महाल है, ये तमाम लोग थे। लेकिन ये वीडियो इस बात का जीता जागता सबूत है कि 4 और 5 मई की रात को 17 साल स्टेडियम की पार्किंग में क्या कुछ हुआ था। और सुशील कुमार अपने साथ लोगों को लेकर गया और मारपीट हुई, और खुद उसके हाथ में डंडा है। अगर सुशील कुमार बीच बचाव करने जाता तो शायद डंडा हाथ में ना होता। लेकिन ये वीडियो का पहला पार्ट है। उम्मीद यही है कि धीरे धीरे शायद बाकी के भी वीडियो सामने आए तो उसमें और चीज़ें पता चलेगी। लेकिन इस पहले वीडियो में सुशील कुमार कहीं खुद से किसी को पीटते हुए नहीं नजर आ रहा, लेकिन हाथ में डंडा जरूर है। तो आगे के वीडियो में है, जो हमारी खबर है वो ये है कि कुछ वीडियो में ऐसी भी है तस्वीरें जिनमें सुशील कुमार खुद पिटाई करते हुए नजर आता है। तो एक पुख्ता सबूत अदालत में बनेगा, और शायद यही वो वीडियो है जिसकी वजह से सुशील कुमार के पीछे दिल्ली पुलिस पड़ी, सुशील कुमार का इसमें रोल सामने आया, और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। तो ये तरह वीडियो की बात। अब आते हैं, कई दिनों से आपको ये कहानी सुना रहा हूं, सुशील कुमार के पूरे इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा हटकर अलग। सुशील कुमार का जब भी नाम आ रहा है इस केस को लेकर, 2 और नाम आ रहे हैं। एक आ रहा है नीरज बवाना या बवानिया कहिए, और एक आ रहा है काला जठेड़ी। ये 2 गैंगस्टर हैं। दिल्ली में गैंगस्टर गैंगवार का पुराना इतिहास है, लेकिन अगर मैं मुंबई और बाकी शहरों से तुलना करूं तो कभी उस तरीके से या उस लेवल पे नहीं रहा। अलग अलग दौर में हुआ, अलग अलग दौर में गैंगवार हुआ, कुछ कुछ गैंगस्टरपन पे, लेकिन बहुत लंबा उनका यहाँ पे करियर नहीं रहा। शायद उसकी एक वजह है कि एक तो दिल्ली देश की राजधानी है, और इस तरह से गैंगवॉर हो तो दिल्ली की इमेज भी ख़राब होगी, और दिल्ली वैसे ही
जो है आतंकवादियों के निशाने पर रहता है कैपिटल होने के नाते। तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना, क्योंकि सारे वीवीआईपी यहाँ हैं, पार्लियामेंट यहाँ है, प्रेसिडेंट हाउस यहाँ है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ रहते हैं, मिनिस्टर यहाँ रहते हैं, सारे एम्बेसी यहाँ हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए दिल्ली में ज़रा सी भी लापरवाही नहीं बरती जा सकती। लेकिन बीच बीच में यहाँ पे गैंग वॉर और गैंगस्टर शुरू होता है। अब ये जो दो लोग जिनके साथ नाम जुड़ना शुरू हुआ, एक नीरज बवाना और एक काला, ये हैं कौन, इनका इतना नाम कैसे हो गया और इनका नाम अभी इतना क्यों लिया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों कहाँ हैं इस वक्त, क्योंकि लाइमलाइट में है लेकिन दोनों कहाँ हैं। तो कमाल इस बात का है कि इनमें से एक गैंगस्टर इस वक्त देश में ही नहीं है, दूसरा जो है वो पिछले 5-6 साल से तिहाड़ जेल के अंदर है। दोनों नहीं है, लेकिन दोनों की दहशत और खौफ बरकरार है दिल्ली में, गैंगस्टर के बीच भी, लोगों के बीच भी। तो ऐसी क्या बात है? तो पहले शुरुआत करते हैं काला जठेड़ी से, क्योंकि इस सुशील कुमार के पूरे मामले में काला जठेड़ी का नाम सबसे पहले आया। सेकंड पार्ट में नीरज बवानिया का आता है। काला जठेड़ी, काला जठेड़ी को काला जठेड़ी बनने में या बनाने में एक इंसिडेंट का बहुत बड़ा हाथ है, और ये इंसिडेंट 2 फरवरी 2020, ज़्यादा नहीं, अभी 1 साल 3-4 महीने पुरानी बात है सिर्फ। काला जठेड़ी उस वक्त गिरफ्तार हुआ था, उसके ऊपर कई कत्ल के मामले हैं, दर्जन भर। इसी सिलसिले में उसको गिरफ्तार करने के बाद गुरुग्राम पुलिस, जो पहले गुड़गांव हुआ करती थी, उसने गिरफ्तार किया और वो जेल में था। अब उसके इंसिडेंट बहुत सारे आसपास के इलाके में थे, कुछ क्राइम उसने फरीदाबाद में भी किया था। तो 2 फरवरी 2020 को काला जठेड़ी को एक केस के सिलसिले में फरीदाबाद की अदालत में पेश किया जाना था। सुबह करीब 9 बजे ही उसे जेल से निकालकर फरीदाबाद लाया गया। फरीदाबाद की कोर्ट में उसको पेशी थी, और पुलिस काला जठेड़ी की सिक्योरिटी और सुरक्षा को लेकर पूरी तरफ से अपनी तरफ से चौकस थी। कोर्ट में काला जठेड़ी को पेश किया जाता है, सुनवाई होती है, अगली तारीख मिल जाती है। दोपहर के बाद कोर्ट की कार्रवाई खत्म। अब काला जठेड़ी को वापस गुरुग्राम जेल लाना है, क्योंकि वो यहां से फरीदाबाद गया था। लेकिन जो काला जठेड़ी के साथ सारे पुलिस वाले थे, उन्हें मालूम ही नहीं था कि उस दिन कुछ एक खास प्लानिंग हो रही है, और ये प्लानिंग की थी काला जठेड़ी के लोगों ने, उसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई और बाकी छटे हुए बदमाशों ने। करीब 15 बदमाश 2 फरवरी 2020 की सुबह से, जब से वो गुरुग्राम जेल से फरीदाबाद पहुंचा, लगातार नजर रखे हुए थे हर हरकत पर, पूरे काफले पर, मूवमेंट पर। कोर्ट से पेशी के बाद जब ये काफला वापस गुरुग्राम की तरफ आ रहा था, दोपहर के बाद का वक्त था, और गुरुग्राम फरीदाबाद हाईवे पे पुलिस वैन थी जिसमें काला जठेड़ी को बिठा कर लाया जा रहा था। हथकड़ी थी, साथ में पुलिस वाले थे। इसी दौरान हाईवे पर गुरुग्राम और फरीदाबाद एक जगह पे अचानक पुलिस की इस गाड़ियों को चारों तरफ से घेर दिया जाता है। 4-5 अलग अलग गाड़ियों में बैठे लोग अब अचानक पुलिस की गाड़ियों पर और पुलिस की टीम पर फायरिंग कर देते हैं। गोलीबारी होती है, पुलिस की तरफ से भी गोली चलती है। लेकिन ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा हो सकता है और इतने बड़े पैमाने पर हो सकता है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद आखिरकार पुलिस को एक तरह से सरेंडर करना पड़ा, और जो बदमाश आए थे वो फायरिंग करते हुए काला जठेड़ी को उस वैन से निकालते हैं, और वैन से निकालने के बाद अपने साथ गाड़ी में बैठाते हैं, और वहां से 1, 2, 3 हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी नाकामी थी पुलिस के लेवल पे, क्योंकि काला जठेड़ी बड़े मुश्किल से हाथ आया था। एक बड़ा क्रिमिनल था, एक बड़ा गैंगस्टर था, और सबसे बड़ी बात यह कि दिन दहाड़े पुलिस फायरिंग के बीच फिल्मी स्टाइल में, फिल्मी अंदाज में उसे छुड़ाकर उसके साथी ले गए। अगले दिन खबर आती है, इस एक रिहाई के बाद काला जठेड़ी का कद बहुत बढ़ जाता है। जो छोटे मोटे गैंगस्टर से उन्हें भी लगता है कि क्या फिल्मी स्टाइल में छुड़ाया है, पुलिस पे गोलियां चलाते हुए, और ये सब अंडरवर्ल्ड या माफिया की दुनिया में इन चीज़ों को बहुत बड़ा माना जाता है।
तो यहाँ से अब काला जठेड़ी का कद बढ़ गया, लेकिन काला जठेड़ी के लिए अब मुश्किल भी शुरू हो गई, क्योंकि इस हादसे के बाद पूरी तरह से हरियाणा पुलिस काला जठेड़ी के पीछे पड़ गई। कई टीमें इधर से उधर भेजी गई, लेकिन काला जठेड़ी ने सारी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी कि उसे यहाँ से निकलना है, फिर कहाँ जाना है, कैसे जाना है। कहते हैं कि उसके बाद वो यहाँ से निकला और सीधे सड़क के रास्ते नेपाल पहुंचा। फिर नेपाल से वो दूसरे देश गया, कई देशों के बारे में। फिर वो मलेशिया पहुंचा, ये भी कहते हैं कुछ वक्त के लिए बैंकॉक गया, फिर उसके बाद दुबई गया। अब दो चीज़ें हैं इस वक्त जो हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, हरियाणा पुलिस लगातार उसके पीछे है। और इस फरारी के बाद जब पुलिस प्रोटेक्शन में उसको छुड़ाया गया था, वो इतना बड़ा हो गया था कि हरियाणा पुलिस को काला जठेड़ी के ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम रखना पड़ा, और ये 7 लाख का इनाम आज भी है। तो कई टीमें लगी, लेकिन ये पता चला कि वो अब देश में ही नहीं है। फिलहाल खबर ये है कि शायद वो दुबई में रहकर अपना काम कर रहा है, लेकिन दुबई और मलेशिया आता जाता रहता है। लगातार दुबई में भी रहना उसके लिए खतरनाक है, क्योंकि दुबई के साथ कई ऐसे क्रिमिनल को दुबई अथॉरिटी हमारे यहाँ भेज चुकी है, लेकिन उसका इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं। लेकिन देश के बाहर जाने के बावजूद 2020 में काला जठेड़ी का असर या दहशत कम नहीं हुई। वो बाहर बैठकर ही सारे हुक्म देता और उसका सारा यहाँ पे माफिया पे राज चलता, क्योंकि उसके तमाम लोग यहाँ हैं। तो ये एक इंसिडेंट था जिसने काला जठेड़ी को इतना बड़ा गैंगस्टर बनाया। काला जठेड़ी की इसका एक तो नाम और इसकी कहानी ये है कि इसकी पैदाइश एक गुरुग्राम के पास जठेड़ी गांव है, वहाँ ये पैदा हुआ था। लेकिन जब ये पैदा हुआ तब इसके माँ बाप ने इसका नाम संदीप रखा था। माँ बाप चाहते थे पढ़े लिखे कुछ अच्छा इंसान बने, लेकिन ये बचपन से ही बुरी सोहबत में पड़ गया, जुर्म के रास्ते पे चल पड़ा। फिर इसने जब 2-3 जुर्म किए तो पहले इसका नाम वो जो इसके सर्किल में था वो काला पड़ा, इसका रंग सांवला था, तो इसके तमाम साथी इसको काला बुलाते थे। फिर जैसे जैसे ये जुर्म करता गया और इसका नाम बड़ा होता गया, तो फिर इसके गांव का नाम उसका निकनेम बन गया, तो इसका नाम पड़ गया काला जठेड़ी। तो ये संदीप से काला जठेड़ी बन गया। इसके बाद इसका मेन काम था अमीरों को धमकाना, बिजनेसमैन को लूटना, प्रॉपर्टी पे कब्जा करना, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को समझौता करना, और जितने बड़े बड़े लोग थे उनसे उगाही करना। और इसके लिए अपना इसने गैंग बनना शुरू किया। उस वक्त एक और नाम था लॉरेंस बिश्नोई, ये भी एक गैंगस्टर। कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई उस वक्त काला जठेड़िया से बड़ा था, और काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई के साथ काम करता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई से कहीं ऊपर उठ गया। लॉरेंस बिश्नोई वो शख्स है जिसने एक बार जेएनयू का एक स्टूडेंट उमर, उसके पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में है, बाहर में फायरिंग कराई थी। कहते हैं सलमान खान की भी एक बार धमकी दी थी जान लेने की, वो हिरन केस में, और उसके ऊपर कई कत्ल के इल्जाम हैं। 12वीं तक पढ़ाई की थी काला जठेड़ी ने कुल। 12वीं के बाद स्कूल ड्रॉप आउट हो गया, और उसके बाद पहले इसने केबल ऑपरेटर का काम शुरू किया, कुछ दिन तक किया। अच्छा, केबल ऑपरेटर में जो काम करते हैं बहुत सारे लोग, पैसे, और इसको वहाँ पे मसल पावर का भी यूज़ होता है। कोई पैसे नहीं देता तो वो भेज देते हैं हट्टे कट्टे को कि जाओ लेकर आओ। तो ये सब करता रहा, और यहीं से वो फिर गलत रास्ते पे चलना शुरू हुआ। 2009 में पहली बार इसने एक रॉबरी की, और उस रॉबरी के दौरान इसके हाथ से खून हो गया। 2009 में, मतलब करीब 12 साल पहले। 2010 में फिर इसने गोहाना में एक मर्डर किया। इसके बाद फिर इसको लगातार लूट और मर्डर का एक सिलसिला शुरू हो गया, लोगों को धमकाना। लेकिन 2010 के बाद 2012-13 में इसने एक साथ कई कत्ल किया, और उसके बाद ये पकड़ा गया, पुलिस के हत्थे चढ़ गया, पुलिस ने इसे जेल भेजा। 2016 में अदालत ने फैसला सुनाया इसके कत्ल को लेकर, और इसे उम्र कैद की सजा सुना दी 2016 में, और ये तब से ही जेल में बंद था। 4 साल जेल में रहा, लेकिन उसके बाद 2 फरवरी 2020 को जब एक पेशी के दौरान इसको फरीदाबाद की अदालत में ले जाया जा रहा था, तब वहां से इसे आज़ाद करा लाया गया। तो एक उम्र कैद की सजा पाया हुआ ये एक काला जठेड़ी है, जो उम्र कैद की सजा के दौरान कोर्ट में जाते हुए जिसको लोगों ने छुड़ाया, उसके साथियों ने, उसके बाद वो देश से भाग गया, और आज भी वो देश के बाहर है, और लाइफ इम्प्रिजमेंट की उसकी ऑलरेडी सजा, मतलब कन्विक्टेड है वो। तो ये तो काला जठेड़ी की कहानी हुई। इसके ऊपर सिर्फ हरियाणा नहीं,
दिल्ली, पंजाब, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़, इन सब जगह पे इसने क्राइम कर रखे हैं और इसलिए इन सब जगहों की, इन सब स्टेट की पुलिस को काला जठेड़ी की तलाश है और वो चाहते हैं कि काला जठेड़ी उनके हाथ लगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके से उगाही की है, बहुत सारे ऐसे नाम भी हैं जिनके तो कभी वो सामने ही नहीं आया कि काला जठेड़ी ने धमकी दी। जो पुलिस हैं, सोर्सेज, उनका ये कहना है कि काला जठेड़ी की दहशत इतनी है कि अगर उसका किसी के पास फ़ोन चला जाए, किसी इंडस्ट्रीज के पास, इवन नेताओं के पास या दूसरे गैंगस्टर के पास, बिजनेसमैन के पास, तो हिम्मत नहीं होती कि पुलिस के पास जाए। जो काला जठेड़ी मांगता है वो दे देते हैं। उसी तरीके से काला जठेड़ी ने फिर अपनी सारी चीज़ें बढ़ाई, प्रॉपर्टी और बिजनेस में आया, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे कब्जा करना शुरू किया और यहीं इसी दौरान में 2012 के बाद सुशील कुमार एक नाम हो चुका था और उस इलाके में काला जठेड़ी के साथ उसकी दोस्ती हुई। और ये बात है जब काला जठेड़ी गिरफ्तार नहीं हुआ था। काला जठेड़ी गिरफ्तार हुआ था शायद 2013 के आसपास, लेकिन उससे पहले ही 8 में ही सुशील कुमार पहला मेडल जीत चुका था। तो काला जठेड़ी का एक नाम उस इलाके में। फिर काला जठेड़ी ने कुछ काम दिए। पहले ये भी कहते हैं कि काला जठेड़ी से सुशील कुमार ने मदद ली। सुशील कुमार को कुछ कई लोग आए कि हमारी ये प्रॉपर्टी है, ये है, उसने कब्जा कर रखा, छोड़ नहीं रहा है। तो सुशील कुमार ने काला जठेड़ी को कहा कि ऐसे ऐसे आप अपने पावर का इस्तेमाल कीजिए। तो काला जठेड़ी जो फिर सुशील कुमार के बिहाफ पे उसका काम करने के लिए धमकाया, ये किया और ऐसे में बहुत सारे काम हो गए। तो सुशील कुमार एहसान तले दब गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे काला जठेड़ी ने सुशील कुमार का इस्तेमाल शुरू किया। फिर उसने कहा कि तुम्हारे पास इतने लोग हैं, अखाड़े में पहलवान है, यहाँ ये है, तो तुम भी ये सारी चीज़ें करो। तो सुशील कुमार इस तरीके से डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के धंधे में कूद पड़ा। पहला रास्ता दिखाया उसे काला ने। अब ये रहा काला की कहानी। काला और सुशील दोनों दोस्ती हो गई। एक जिसके ऊपर 7 लाख का इनाम है, उससे काला जठेड़ी से सुशील कुमार बात करता है फोन पे, सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पे ही सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? एक ओलंपियन जिसका कोई दाग नहीं, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, वो एक वांटेड क्रिमिनल के संपर्क में क्यों? उससे बात क्यों करता है? उसके लोगों के साथ क्यों रहता है? उसके साथ फोटो क्यों खिंचाता है? ये सारी चीज़ें थी। तो फिर बाद में पता चला कि उनका बिजनेस आपस में जो है वो क्या है। तो अब यहाँ पे काला जठेड़ी की कहानी को रोकते हैं, अब एक दूसरे गैंगस्टर पे आते हैं। फिर इन दोनों का बताता हूँ कि कैसे पिसा सुशील कुमार। तो काला जठेड़ी एक बड़ा नाम, लेकिन बाहर है इस वक्त 2020 से ही, शायद दुबई में, लेकिन उसका काम नहीं रुक रहा है, वो अब भी कर रहा है। अब दूसरा है नीरज बवाना, एक गैंगस्टर। इस वक्त कायदे से अगर दिल्ली में बात करें तो शायद ये 2 गैंगस्टर, दिल्ली और हरियाणा, ये जो पूरा बॉर्डर है, जो सबसे बड़े नाम है यही 2 हैं। एक काला जठेड़ी है और एक नीरज बवाना है। बवाना नाम असल में दिल्ली में एक ऑटो डेली में एक गांव है छोटा सा। इत्तेफाक से देखिए दोनों गैंगस्टर की, काला जठेड़ी ने अभी अपना नाम उसका जो पड़ा उसके गांव के ऊपर, जठेड़ी। नीरज बवाना का नाम भी जो है वो नीरज नाम है, लेकिन बवाना गांव का रहने वाला है, तो उससे पड़ा। जब ये नाबालिग था नीरज, तभी इसने पहला जुर्म किया था, पहला कत्ल किया था। कहते हैं जब उसने ये कत्ल किया था तब इसकी उम्र 16 साल थी। शुरुआत में इसका नाम नीरज सहरावत रखा था इसके घर वालों ने, लेकिन ये जब क्रिमिनल बना तो फिर इसके गांव का नाम, एक असल में कुछ इलाकों में ये चलन है कि वो अपने गांव के नाम को अपने साथ मिलाना चाहते हैं ताकि थोड़ी उनकी धौंस और वो सारी चीज़ें हो। तो ये नीरज सहरावत था जो नीरज बवाना बना जब जुर्म की दुनिया में इसने एंट्री मारी। 16 साल की उम्र में इसने पहला कत्ल किया। कई चीज़ें अनिल काला और इसमें मिलता भी है। काला ने को उसको छुड़ा के ले गए पुलिस फायरिंग करते हुए। काला जठेड़ी का एक और इंसिडेंट जो मैं भूल गया, एक दिल्ली में जीटीबी हॉस्पिटल है, उसमें एक फज्जा नाम का क्रिमिनल का इलाज चल रहा था, पुलिस ने पकड़ा था। हॉस्पिटल में घुसकर काला जठेड़ी के लोगों ने फज्जा को छुड़ाने की कोशिश की, बाकायदा पुलिस टीम पे गोलियां चलाई और फज्जा को भगा ले गए। हालांकि बाद में उस क्रिमिनल फज्जा को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। तो खुद काला जठेड़ी निकला पुलिस के चंगुल से गोलियां चलाते हुए उसके लोगों ने, फिर दिल्ली के जीटीबी जैसे हॉस्पिटल में घुसकर उसके लोगों ने फायरिंग की और एक साथी को छुड़ाया जो बाद में मारा गया। ये 2 इंसिडेंट सेम लगभग नीरज बवाना के साथ भी था। एक और गैंगस्टर था अमित भूरा। अमित भूरा को पुलिस ने पकड़ लिया था और नीरज जो था
बवाना बाकायदा कोर्ट में जब पेशी के दौरान गोलियां चलाते हुए अमित भूरा को भगा कर ले गया था, सेम वैसे ही जैसे काला के साथ हुआ था। इस इंसिडेंट में जब कोर्ट में जो हुआ था, इसके बाद न सिर्फ भगा के ले गया बल्कि पुलिस के पास AK-47 राइफल थी, वो भी इन लोगों ने लूट लिया था। नीरज बवाना का काम करने का तरीका भी वही और उसका एरिया भी वही, लोगों से पैसे ऐंठना, धमकी देना, जमीन कब्जाना, प्रॉपर्टी कब्जाना, ये उसका बेस। और उसके गैंग में सारे एक से एक छटे हुए बदमाश, जैसे काला के गैंग में। लेकिन इन दोनों गैंग में कभी बनी नहीं। शायद उसकी एक वजह ये भी थी कि पहले इलाके सब अलग अलग थे। इनका जो पूरा क्राइम एरिया था नीरज बवाना का, वो अलग था। उसका मेन बेसिकली इधर हरियाणा और गुड़गांव और फरीदाबाद इस तरफ था, तो कभी टकराए नहीं। लेकिन बाद में एक ये भी कहते हैं कि इन दोनों के टकराव के पीछे कहीं ना कहीं बीच में कड़ी का काम किया सुशील कुमार ने। जब सुशील कुमार काला के साथ होना शुरू हुआ तो इस दौरान में नीरज बवाना के बहुत सारे लोग थे जो पहलवान थे और बहुत सारे ऐसे जानने वाले भी थे जो अखाड़े में आते थे। तो उनसे अब नीरज बवाना के साथ भी सुशील कुमार की दोस्ती शुरू हो गई थी, वो आगे आपको बताऊंगा। तो नीरज बवाना लगातार कत्ल करता रहा। 2013 में नीरज बवाना उस वक्त जेल में था करीब 1-1.5 साल से इसी मर्डर के सिलसिले में। लेकिन बाद में उसे बेल, एक तो जितने बड़े गैंगस्टर होते हैं ना, उन्हें शुरुआती स्टेज में पता नहीं कैसे एक मर्डर जैसे संगीन इल्जाम के बावजूद जमानत बड़ी आसानी से मिल जाती है। ये एक बड़ा सवाल है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर और बाकी चीज़ों पर। लेकिन सेम यही हुआ कि नीरज बवाना, बहुत सारे दर्ज थे, कई मर्डर के मामले थे, वो अरेस्ट होता है। 2013 में उसे बेल मिल जाती है। वो बेल से बाहर आता है और बाहर आने के बाद फरार हो जाता है। बेल वेल सब खत्म, लेकिन अब पुलिस ढूंढ रही और नीरज बवाना मिल नहीं रहा है। तो फिर उसको एक भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है और इसके बाद वो एक को एक लोगों को धमकी देना शुरू कर देता है। उस वक्त एक दिल्ली में MLA थे, विधायक जसवंत राणा, ये खबर भी सारी चली थी, 50 लाख रुपए मांगे थे धमकी देकर। दिल्ली के कई और विधायक से उस वक्त, अच्छा आम लोग, बिजनेसमैन तक तो ठीक है, उस वक्त दिल्ली में सरकार थी, कांग्रेस की शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। तो कहते हैं कि बहुत सारे विधायकों को फोन कर करके नीरज बवाना ने पैसे मांगे और कहा पैसे नहीं मिले तो फिर तुम्हारी जान चली जाएगी। और इतने दहशत में थे कि कई विधायक ने खामोशी से पैसे दे दिए। कई विधायक शीला दीक्षित के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे गुहार लगाई कि हमें बचाओ, ये लगातार आए दिन इसकी मांग बढ़ती जा रही है और हम क्या करें, और ये धमकी भी दे रहा। तो उन्होंने अपनी अपनी प्रोटेक्शन की मांग की थी उस वक्त के मुख्यमंत्री से। तो ये कद था नीरज बवाना का कि इतना डरा हुआ बाकी सारे लोग। तो नीरज बवाना इसके बाद बेल मिलने के बाद भाग गया और उसके बाद इसने फिर अपना और गैंग बड़ा कर लिया। कहते हैं इसके गैंग में 100 से ज़्यादा लोग शामिल थे जो सिर्फ यही काम करते थे। और इस दौरान में भागने के बाद 2015 में 1.5 साल तक पुलिस ने, 2013 में ये भागा था बेल पे, उसके 2015 तक 1.5 साल बीत गए थे और दिल्ली पुलिस के ऊपर बड़ी दबाव था, प्रेशर भी था। इधर MLA को धमकाया जा रहा था कि नीरज बवाना का कद बढ़ता जा रहा था, लोग परेशान थे कि पकड़ो। तो बाकायदा स्पेशल टीम बनाई गई इसको पकड़ने के लिए। लेकिन 1.5 साल तक नीरज बवाना हाथ नहीं आया और इस दौरान में उसने बहुत सारे कत्ल किए। आखिरकार पुलिस ने करीब 35 से ज़्यादा उसके गुर्गों को गिरफ्तार किया और उनके जरिए सबसे पता पूछते 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 फिर 2015 में ही नीरज बवाना पुलिस के हाथ लगा एक एनकाउंटर में और उसके बाद पुलिस उसे फिर जेल ले गई। 2015 से लेकर आज तक नीरज बवाना तिहाड़ जेल में बंद है, 6 साल के करीब होने वाले हैं। लेकिन उसके भी गैंग के लोग ज़्यादातर बाहर हैं। हालांकि उसके करीब 30-35 लोग गैंग के जो हैं वो तिहाड़ के अंदर ही हैं अभी भी, लेकिन इससे ज़्यादा लोग आज भी बाहर हैं। और कहते हैं कि तिहाड़ में रहते हुए नीरज बवाना आज भी उसी आराम से अपना गैंग चला रहा है जो वो तिहाड़ जाने से पहले यानी 15 से पहले चला रहा था। चाहे वो उगाही हो, चाहे धमकाना हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, ये सारी चीज़ हो। बल्कि नीरज बवाना की तो कहानी ये भी है कि इसके माँ और भाई को एक बार IGI एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था और दोनों अपने साथ कारतूस लेकर एयरपोर्ट पहुंच गए थे तो, और जा रहे थे लेकिन पकड़े गए। तो ये नीरज बवाना एक गैंगस्टर, उधर काला। अब सवाल ये है कि बीच में सुशील कुमार। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि काला के साथ, काला जठेई के साथ सुशील कुमार के रिश्ते बन चुके थे।
थोड़ा सा अपने आप को लाइमलाइट में भी लाना कि देखो बड़े बड़े गैंगस्टर के साथ उठना बैठना है। फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के मामले में सुशील कुमार घुस गया। इस दौरान में धीरे धीरे नीरज भवाना के कई लोगों के साथ सुशील कुमार की उठना बैठना शुरुआत हो गई थी, और उन्हीं के जरिए फिर नीरज भवाना के भी सुशील कुमार करीब आ गया। और ये भी इत्तेफाक की बात है, 15 से पहले जब नीरज भवाना गिरफ्तार नहीं हुआ था, तो 15 से पहले सुशील कुमार और नीरज भवाना, अच्छा, एक पहलवान और पहलवानों के साथ बड़े रिश्ते थे दोनों के ही, काला जेठेड़ी के भी और नीरज भवाना के भी। और ये ओलंपियन तो बहुत सारी चीज़ें थी। फिर सुशील कुमार को शायद ज़्यादा पैसे चाहिए थे, तो वो नीरज भवाना की भी धीरे धीरे करीब आता गया। बाद में ये बात जब अनिल काला जेठेड़ी को पता चली तो वो नाराज हुआ था, क्योंकि नीरज भवाना के साथ उसके 36 के आंकड़े थे। अब यहीं से जब कहानी ये हुई कि जिस प्रॉपर्टी को लेके ये सारा झगड़ा हुआ मॉडल टाउन के, तो वहाँ पे उसने सागर धनखड़ को रखा। सागर धनखड़ जो है वो काला जेठेड़ी का अपना सगा भांजा है। काला जेठेड़ी की बहन का बेटा है सोनू महाल, जो उस रात उस फ्लैट में था। उसके साथ एक तीसरा बंदा था। ये तीनों रात को ताश खेल रहे थे, और इस दौरान में इनको पता चला कि सोनू महाल और सागर धनखड़ वहीं है। तो ये सब 10-15 लोग पहुँचते हैं, और इनमें से ज़्यादातर लोग वो थे जिनको सुशील कुमार ने नीरज भवाना से कहलवा कर उनके गुंडों को बुलवाया था। तो एक कमरे में बैठा हुआ है काला जेठेड़ी का भांजा और सागर धनखड़, और दूसरी तरफ सुशील कुमार बुला रहा है नीरज भवाना दूसरे गैंग के गुंडों को, उनको पीटने के लिए। और इस तरीके से ये सब कुछ हुआ उस रात में, और ये दो गैंग के बीच में आपस में आमने सामने अब लड़ाई हो गई, क्योंकि काला जेठेड़ी के भांजे को आपने मारा, तो आप सीधे सीधे सुशील कुमार भी दुश्मन हो गया, नीरज भवाना के लोग भी और नीरज भवाना खुद भी। तो अब काला जेठेड़ी की न सिर्फ दुश्मनी सुशील कुमार से हो गई, बल्कि काला जेठेड़ी की अब आमने सामने की दुश्मनी नीरज भवाना से भी हो गई। लेकिन काला जेठेड़ी इस वक्त देश के बाहर, नीरज भवाना तिहाड़ के अंदर। दोनों के गैंग दिल्ली और हरियाणा में सक्रिय और एक्टिव हैं। इसीलिए गुरुग्राम पुलिस ने ये एक आशंका जताई है कि इस इंसिडेंट के बाद नीरज भवाना के जो बाहर खुले हुए घूम रहे हैं गैंग के लोग, और काला जेठेड़ी के लोग जो खुलेआम घूम रहे हैं, ये आपस में टकरा सकते हैं और गैंग वॉर की शुरुआत हो सकती है दिल्ली और हरियाणा के अंदर। तो ये एक चिंता की बात है। तो ये दोनों गैंग की कहानी थी, काला जेठेड़ी की और नीरज भवाना की। और कमाल की बात ये देखिए कि आमतौर पे सरदर्द या परेशानी उनसे होती है जो आज़ाद घूम रहे हैं, पकड़े नहीं गए हैं, पुलिस परेशान है। यहाँ जो दो गैंगस्टर हैं जो दोनों गैंग चला रहे हैं, दोनों नहीं है सामने। एक तो कस्टडी में ही है जेल के अंदर, दूसरा देश के बाहर है, लेकिन फिर भी पुलिस परेशान है। और ये सवालिया निशान इसलिए भी कि आप जेल के अंदर रहते हुए अगर वो गैंग चला रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें सवाल उठता है सिस्टम पर कि वो कैसे चला रहा है। आखिर वो अपने गैंग तक, अपने लोगों तक मैसेज कैसे पहुंचाता है। कोई भी जो इंसिडेंट या किसी को मारना धमकाना वो कैसे करवाता है। क्या इस चीज़ों को आसानी से तोड़ा, इस चेन को तोड़ा नहीं जा सकता? बिल्कुल तोड़ा जा सकता है अगर विल हो तो। लेकिन हमारे देश में सिर्फ इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर अलग अलग जेलों में बंद हैं जिनके बारे में आए दिन खबर आती है कि वो जेल से उनका गैंग चल रहा है और वो चलाते हैं। तो वो जेल के अंदर हो या बाहर फ़र्क नहीं पड़ता, उनका धंधा वैसे ही चलता रहता है एकदम चकाचक। और यहीं पर सवाल सिस्टम पे उठता है। दूसरा बाहर है फिर भी वो चला रहा है, तो क्या हम उसके भी चेन को नहीं तोड़ सकते? आराम से तोड़ सकते हैं विल हो तो, लेकिन सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो ये थी कहानी दोनों गैंगस्टर के बारे में, जिसकी जड़ में सुशील कुमार, जिसके बीच में सुशील कुमार पिसा या फंसा। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।